नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शब्द रचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। शब्द रचना के अंतर्गत हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा उपसर्ग। आज हम समझेंगे कि उपसर्ग क्या है, कैसे प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में किन किन तरीकों से पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बात करते हैं हम आज के अपने टॉपिक की, जिसका नाम है शब्द रचना यानी कि वर्ड फॉर्मेशन। अगर हम शब्दों की बात करें तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। अब अगर व्युत्पत्ति के आधार पर हम बात करते हैं तो जो शब्द हैं उनके तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक, मूलतः अगर हम बात करें तो शब्द दो ही होते हैं, एक तो रूढ़ और यौगिक। ठीक, रूढ़ वो जिनके टुकड़े ना किए जा सके और यौगिक वो जो दो शब्दों के योग से बने हों। लेकिन तीसरा जो आपका योग रूढ़ है वो अर्थ की दृष्टि से रूढ़ ही होता है और रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ जो होते हैं वो समान शब्द होते हैं। ठीक, यानी कि जो रूढ़ होते हैं उनके हम खंड नहीं कर सकते, तो रचना में यौगिक ही रह जाते हैं जिनसे हम शब्द रचना करते हैं। अब अगर हम शब्दों की रचना की बात करें कि जो यौगिक शब्द हैं उनकी रचना कितने प्रकार से होती है, तो यौगिक शब्दों की जो रचना है वो तीन प्रकार से होती है। पहली उपसर्ग से, दूसरी प्रत्यय से और तीसरी समास से। यानी कि किसी मूल शब्द या धातु में जब हम उपसर्ग जोड़ दें तब यौगिक शब्द बन सकता है। किसी मूल शब्द या धातु में प्रत्यय के जोड़ देने पर यौगिक शब्द बनता है और किसी मूल शब्द या धातु में समास का प्रयोग करने पर यौगिक शब्द बन सकता है। तो तीन तरीके से यौगिक शब्दों की रचना होती है, पहला उपसर्ग से, दूसरा प्रत्यय से और तीसरा समास से। तो अगर ये क्वेश्चन आपका आता है कि यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है, तो यौगिक शब्द आपके तीन प्रकार से बनते हैं। अब देखें कि कैसे बनते हैं। तो जैसे उपसर्ग की अगर मैं बात करूं कि उपसर्ग से, तो मान लीजिए आपका मूल शब्द अंत है, उसमें आपने अति उपसर्ग जोड़ा, आपका यौगिक शब्द बना अत्यंत। प्रत्यय से मैं यदि बात करूं तो बात मूल शब्द है आपका दार। ठीक, यानी यहाँ मूल शब्द है आपका लेन और प्रत्यय है आपका दार। तो लेन और दार प्रत्यय लगाने पर आपका यौगिक शब्द बन जाएगा लेन दार। तो मूल शब्द लेन में आपने प्रत्यय दार जोड़ा तो लेन दार बन गया। ठीक, फिर समास से अगर मैं बात करूं तो प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रति, अभी प्रतिदिन बन गया, तो ये आपका यौगिक शब्द हो गया। तो इस तरीके से तीन तरीके से आपके यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। कभी कभी एक ही मूल शब्द में हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जोड़ भी सकते हैं, उनसे भी यौगिक शब्द आपके बनते हैं। जैसे स्वतंत्रता, तो शब्द बना स्वतंत्रता, यानी कि स्व उपसर्ग यूज किया, ता प्रत्यय प्रयोग किया और तंत्र आपका जो है वो है मूल शब्द, तो शब्द आपका बना स्वतंत्रता। कभी कभी दो प्रत्यय भी एक साथ प्रयोग हो जाते हैं, जैसे समझ। अब समझ में हमने दार प्रत्यय लगाया, ई प्रत्यय लगाया, तब शब्द बन गया समझदारी। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो यौगिक शब्द हैं उनका निर्माण हो सकता है। यानी एक ही शब्द में दो प्रत्ययों का यूज़ करके, एक ही शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों प्रयोग करके
एक शब्द में उपसर्ग प्रयोग करके, किसी शब्द में प्रत्यय प्रयोग करके, समास प्रयोग करके, इन सारी चीज़ों के द्वारा आप यौगिक शब्द बना सकते हैं या यौगिक शब्द बनते हैं। अब हम आते हैं, ये तो बात आपकी हो गई शब्द रचना की कि शब्दों की रचना, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, कैसे यौगिक शब्द बनते हैं आदि इत्यादि। अब हम बात करेंगे आज के मेन टॉपिक की, जो मैंने आज का मेन टॉपिक यहाँ पर लिया है उपसर्ग। ठीक, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, इन टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस हमें चाहिए हैं, तो उनकी डिमांड पर ही ये वीडियोस अवेलेबल आपको कराए जा रहे हैं। तो अगर मैं आपकी बात करूं टॉपिक के उपसर्ग की, ठीक है, प्रीफिक्स जिसको कहते हैं, और आपका दूसरा होता है प्रत्यय जिसको हम सफिक्स कहते हैं। तो आज हम प्रीफिक्स के विषय में पढ़ेंगे। ठीक, प्रीफिक्स के विषय में। तो उपसर्ग, उपसर्ग उप यानी कि समीप, और सर्ग सृष्टि करना, यानी किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। किसी शब्द के पहले जुड़कर जो शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे उपसर्ग कहलाता है। किसी शब्द के समीप आकर एक नए शब्द का निर्माण कर दे उपसर्ग कहलाता है। तो जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार शब्द अगर हम लेते हैं, हार का अर्थ क्या होता है? पराजय, हार जाना। लेकिन अगर हम इसी के आगे शब्द जोड़ दें प्र उपसर्ग यदि हम जोड़ दें तो नया शब्द बन जाएगा प्रहार, जिसका अर्थ हार से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि हार मतलब पराजय और प्रहार मतलब कि चोट करना, आघात करना। ठीक, तो अर्थ भी बिल्कुल भिन्न हो जाता है। तो एक उपसर्ग लग जाने से जो मूल शब्द है उसका अर्थ एकदम बदल जाता है। इसी तरीके से बड़ा आ यहाँ पर कहा गया है, तो इसी तरीके से आ जोड़ने से जो आहार है, ठीक है, से अगर हम हार ही शब्द में प्रा उपसर्ग जोड़ा प्रहार बन गया, आ उपसर्ग जोड़ेंगे आहार बन जाएगा जिसका अर्थ हो जाएगा भोजन। सम जोड़ने से संहार बन जाएगा यानी कि विनाश। वी जोड़ने से विहार बन जाएगा यानी कि घूमना। तो इस तरीके से हम अलग अलग उपसर्ग का प्रयोग करके एक ही मूल शब्द के कई अर्थ बना सकते हैं और उनको बोलेंगे कि हमने इसमें इस उपसर्ग का प्रयोग किया, इस उपसर्ग के प्रयोग से ये शब्द तैयार हुआ। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि एक ही शब्द में हमने कितने सारे उपसर्ग जोड़ दिए और भिन्न भिन्न अर्थ यहाँ पर निकल कर सामने आ गए। जैसे हमने प्र जोड़ा, आ जोड़ा, सम जोड़ा, वी जोड़ा, तो ये सारी चीज़ें अगर हमने एक ही शब्द में लगा दी तो उनका अर्थ परिवर्तन हो गया। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आपके कभी कभी उपसर्गों की संख्या के आधार पर पूछ लिए जाते हैं। विशेषकर देखा गया है कि संख्या के आधार पर कई बार प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी के उपसर्ग की संख्या कितनी है, संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी है। क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो लोग रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या जो लोग अपने किसी सिलेबस की तैयारी कर रहे हों, यानी कि मैं बात कर रही हूँ DLED, BEd, PTC, इनके बारे में, जहाँ आपको लिखने पड़े तो वहाँ आपको नाम भी याद करने पड़ेंगे। और नाम तो आपको वैसे भी याद करने पड़ेंगे क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो उपसर्ग है वो उपसर्ग किसका उपसर्ग है, यानी कि संस्कृत का, हिंदी का, अंग्रेजी का या उर्दू का। तो उसके लिए भी आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ये उपसर्ग किस चीज़ का उपसर्ग है, हिंदी के उपसर्ग हैं या संस्कृत के उपसर्ग हैं या किसके। तो संख्या की अगर हम पहले बात करें तो पहले तो हमें संख्या पता होनी चाहिए कि संस्कृत के हमारे उपसर्ग कितने हैं? 22। हिंदी के उपसर्ग कितने हैं? 13। इन संख्याओं को आप अच्छी तरीके से कहीं लिख लीजिए
कि किस में कितने उपसर्ग होते हैं, किस भाषा के कितने उपसर्ग हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है और आपका 1 नंबर आपको दिला सकता है। और आप जानते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 नंबर कितना मायने रखता है, हमें पास करा सकता है और हमें फेल भी करा सकता है। तो इतने सिंपल क्वेश्चन पे हमारा नंबर नहीं जाना चाहिए। तो संस्कृत के उपसर्ग संख्या है 22, हिंदी के उपसर्ग संख्या है 13। आगे अगर हम बात करें उर्दू और फारसी के उपसर्ग संख्या है 19। अंग्रेजी के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं, बहुत सारे हैं, निश्चित संख्या में यहाँ पर संदेह है। और 5वें तरह के आपके उपसर्ग होते हैं उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। ठीक, अव्यय की यदि मैं बात करूं तो अव्यय, निपात, इन सब पे मैं वीडियो बना चुकी हूं। हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर, संस्कृत की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये वीडियोस वहां से देख सकते हैं। अव्यय, निपात, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। विद एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल्स अवेलेबल है। संस्कृत के उपसर्ग की अगर हम बात करें तो कौन कौन से संस्कृत के उपसर्ग यहाँ हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे संस्कृत का आपका पहला उपसर्ग है अति। ठीक, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप। उसके बाद है आगे दुर, दुष, निर, निश, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, शु। ये आपके संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। इन्हें आप याद कर लें, इनके अर्थ को समझ लें। अति, अधिक, अधि, ऊपर या श्रेष्ठ। तो अगर हम इसको किसी भी शब्द में लगा देते हैं तो वहाँ पर उसका शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इनको आप याद कर लें कि ये 22 उपसर्ग संस्कृत के हैं। अब अगर हम बात करें हिंदी के उपसर्ग के बारे में तो वो हैं आपके अ, अन, क, कु, दु, नी, औ या अव, भर, सु, अध, उन, पर, बिन। ये आपके हैं हिंदी के 13 उपसर्ग। ठीक, इनसे भी शब्द बनते हैं। इनमें बनने वाले शब्द ये हैं, ये मैंने बुक से ही लिए हैं। सिर्फ काफ़ी स्टूडेंट्स ने एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, इसलिए मैंने ये बुक से ही टॉपिक पूरा ले लिया है। जो ये एग्जाम्पल्स हैं वो आपको डिफरेंट बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो वीडियो के अंतर्गत एग्जाम्पल्स को डिस्क्राइब करने का या मैं इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करूं या इनको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करूं तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका शायद समय ही खिंच जाएगा। बाकी आप बुक से पढ़ सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं। जैसे किसी के पास अरिहंत पब्लिकेशन हो या किसी के पास लूसेंट की बुक हो, उसमें ये आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ सकते हो। बस एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि कहाँ आपको कैसे याद करना है। अब अगर हम अरबी फारसी के उपसर्ग की बात करें तो वो रहे आपके अल, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, ब, व, बद, ख, रे, खे, बिल, बिला, ला, सर, हम, हर। ये आपके हो गए अरबी फारसी के। और उसके बाद अंग्रेजी के उपसर्ग सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, ये शब्दों के आगे हम जैसे लगा देते हैं वो अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले जो संस्कृत के अव्यय हैं वो हैं अदह, अंत, अ, चिर, पुनर, बहिर, शत, पुरा, सम, सह। ये आपके उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं, लेकिन ये संस्कृत के अव्यय हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप तक पहुंचानी थी, आपको समझानी थी। अगर इसमें से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, इनमें अगर मेन चीज़ की बात की जाए तो याद करने वाली चीज़ है आपकी एक तो उपसर्गों की संख्या कि किसके उपसर्ग कितने हैं। साथ ही साथ दूसरी याद करने वाली चीज़ यहाँ पर ये हो जाएगी कि आपको ये याद करना है कि आपके हिंदी के कौन से उपसर्ग हैं, संस्कृत के कौन से उपसर्ग हैं, अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी, इनके कौन से उपसर्ग हैं। ये आपको याद करना है क्योंकि ये भी कई बार पूछे जाते हैं। और अगर सिंपल वे में क्वेश्चन आपका आता है तो सीधा पूछा जाता है कि इनमें से 4 शब्द या तो दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इनमें से ये उपसर्ग किस में लगा है, जैसे अति उपसर्ग किस में लगा है, तो वो आपको ढूंढ के बताना होगा। या उल्टी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं
कि इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द मतलब ऐसा है जिसमें किसी भी उपसर्ग का प्रयोग किया हो या प्रत्यय का प्रयोग किया हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपने टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ होगा तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसका आंसर देने में सक्षम रहेंगे। तो इस टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको प्रत्यय पूरा क्लियर करवा दूंगी, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करवा दूंगी। फिलहाल आपका उपसर्ग जो था वो इतना ही था। अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे स्पेशल नोट्स के लिए हमारा नंबर है 9496369356। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे हमारी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हमारे स्पेशल नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आपको सिर्फ दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, अपने नाम के साथ, अपने एग्ज़ाम की डिटेल के साथ। मुझे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे किसी भी सोशल साइट पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे। हर सोशल साइट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।